जगन्नाथ प्रभु के चरणों में नमन करता हूँ। सम्मानित मंच में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि, मुख्य आकर्षण, मैंने अभी इनकी एज पूछी, नंदन भैया, तो मैं छोटा भाई कहूँगा, बड़े पद में है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। तो मैं ये आपको स्टेज से भी कहना चाहता हूं कि अग्रवाल कहाँ है आप देख लीजिए। सिर्फ व्यापार में नहीं, राजनीति में भी हमारी अब पकड़ और पहचान बन चुकी है। अग्रवाल सभा ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी अग्रवाल, सचिव आदरणीय संतोष अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष विजय भैया, सभी अग्रवाल सभा ट्रस्ट के कार्यकर्तागण जो सम्मुख बैठे हैं, गोपाल गौशाला के अध्यक्ष सचिव और सभी संस्थाओं के, मरवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ता अध्यक्ष सचिव, सभी मातृशक्ति, सभी अग्रबंधु और सभी युवा साथियों का मैं आज इस अग्रसेन जयंती में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज हम महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पालन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। थोड़ा विलंब हो गया है बारिश की वजह से। कैलाश चाचा जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपने और आपके पूरे कार्यकर्ता ने जी जान लगाई है, उसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। अग्रसेन महाराज जी के विषय में मुझे लगता है मेरे से ज्यादा आप सब भी जानते होंगे, लेकिन कुछ बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालता हूं। आप सबको बता दूं, वो एक सूर्यवंशी राजा थे। श्री राम के 15वें कुल में जन्मे थे। इसका मतलब हम सब क्या हैं? राम के वंशज हैं। गर्व कीजिए, जिस राम के नाम को सब लेकर अपने जीवन को पार कर रहे हैं, हम उसके वंशज हैं। हमें गर्व होना चाहिए। आज आप सबको बता दूं, 1976 में भारत सरकार ने महाराजा अग्रसेन जी के नाम से डाक टिकट भी निकाला था। मुंबई में उनके नाम से एक पानी जहाज भी चलता है, महाराजा अग्रसेन जी के नाम से। आप सबको पता है, ये बलि प्रथा अगर किसी ने बंद की है तो महाराजा अग्रसेन जी ने। आज उनके नगर में कोई भी परिवार आता था तो आपको पता है, 1 ईंट और 1 रुपया का जो नारा उनके पूरे साम्राज्य में सब उस परिवार को 1 ईंट और 1 रुपया देते थे। उन ईंटों से वो अपना घर बनाता था, वो परिवार, और वो जो रुपये मिलते थे उससे वो अपना व्यापार स्टार्ट करता था, शुरू करता था। और उनके राज्य में सभी संपन्न थे, समान भाव से जीते थे। तो कोई भी तरह का कोई भी असंतोष नहीं था। ऐसे थे महाराजा अग्रसेन जी। आज हम बात करें तो हमारे पूर्वज, उनकी ज्यादा जरूरतें नहीं थी, वो बहुत संतोषी प्राणी थे। वो महाराजा अग्रसेन जी की सारे सिद्धांतों पर, आदर्शों पर चलते थे और अपना जीवन यापन करते थे। हम कहां पहुंच गए हैं, हमें वो देखना है। मैं 2-4 बिंदुओं पर आप सबका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। विलंब हो चुका है, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और फिर सब प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। आज मैं संयुक्त परिवार से हूं, तो मैं आप लोग के बीच में यहां खड़ा हूं। अगर मैं एकल परिवार से होता तो मेरा जो व्यापार है, जो मेरा कार्य क्षेत्र है, मैं बिल्कुल भी यहां नहीं आ सकता।
इसका मतलब आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं। आज जिस प्रकार हमारे सब रिश्ते लुप्त होते जा रहे हैं, मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा ताऊ, ये रिश्ते भी लुप्त हो रहे हैं। हम सब आज काटामांझी, राउरकेला, टिटलागढ़, भवानीपटना, भुवनेश्वर, कटक, बरमपुर, बालासोर, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, कहीं भी अंत कीजिए। आज हम मारवाड़ी कहां से आए? हरियाणा और राजस्थान से आए। तो कोई भी अपना घर छोड़ता है तो क्या खुशी से छोड़ता है? और घर आप कैसे छोड़ पाए? अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को छोड़कर आप कैसे निकल कर आए? आप 5 भाई बहन, 7 भाई बहन, 10 भाई बहन, 12 भाई बहन थे तब आप अपने देश से, अपने गांव से निकले और काटामांझी जैसी जगह में अपने कार्य कौशल से, अपने कठिन परिश्रम से अपना एक अस्तित्व बनाया, अपना एक परिचय बनाया। लेकिन अफसोस के साथ कहता हूं, तब हमारे पास कुछ नहीं था। रगों में अग्र खून दौड़ता था, अग्रवाल, ये टाइटल ही काफी होता था हमें अपना परिचय देने के लिए। लोग सहज विश्वास करते थे, चाहे वो किसी भी समाज के हो, उड़िया हो, बिहारी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, किसी भी समाज से हो। अगर अग्रवाल मारवाड़ी व्यक्ति खड़ा है तो उसकी जुबान की कीमत होती थी, उसे सहज सारी चीज मिल जाती थी। और हमारे बुजुर्गों ने भी वो अपने खून पसीने से, अपने लहू से सींचा है। प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर वो बोलते थे फलाने डेट में आपका ये पैसा, ये कार्य, ये संपन्न होगा, तो वो होता था। लेकिन अफसोस के साथ कहता हूं, आज वो दिन नहीं है। पहले हम 7 भाई बहन, 10 भाई बहन होते थे। हमारे पास 2 रूम, मैं खुद 3 रूम के घर में रहता था। हम 7 भाई बहन, मेरे माता पिताजी, मेरी दादी, बहुत बहुत शांति से, एकदम मस्ती से रहते थे। और मुझे याद नहीं है कि एक भी दिन मेरे घर में मेहमान नहीं आया हो। मेरी लाइफ को आप गौर से सुनना, मुझे एक दिन भी ऐसा याद नहीं है मेरे घर में मेहमान ना रहा हो, ना आया हो। आज हमारे पास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, कोठी हैं, लेकिन मेहमान आते हैं तो हम होटल में रूम देखते हैं। ये परिस्थिति हमारे समाज की आ चुकी है। ये कोई मेरे घर आपके घर की बात नहीं है, ये घर घर की कहानी है। हमारे पास जब 2 रूम थे तो हमारा दिल बड़ा था। आज 2 की जगह 10 रूम है, 12 रूम है, कोठी है। अगर 3 भाइयों का परिवार है, तीनों फ्लोर में अलग अलग खाना बनाने वाले हैं, अलग अलग कर्मचारी हैं, लेकिन घर में रहने वाले सिर्फ 2 प्राणी। आज यहां पे भी मैं देख पा रहा हूं, जो आज गैदरिंग कम है, इसकी वजह कैलाश चाचा या कार्यकर्ता कोई भी नहीं है, इसकी वजह हम खुद हैं। आज हम में से कितने लोगों को राजनीति में जाना है? मुझे नहीं लगता यहां बैठे 1 या 2 व्यक्ति को छोड़ के किसी के भी मन में एमएलए या एमपी या ऐसा कुछ बनने का जोश होगा, मुझे नहीं लगता। पहले जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम 7 भाई बहन, 10 भाई बहन अपने कार्य कौशल से सब अच्छे से रहते थे, सबका पेट भरता था, आना जाना, सुख दुख सब निभाते थे। आजकल हमारे पास उस वक्त से 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, मैं तो कहूंगा अरब गुना है हमारे पास आज। लेकिन परिवार में हम 2, हमारे 2 या 1, अब तो 1 का चलन आ गया। ऐसा क्यों भाई? आपको क्या एमएलए लड़ना है? एमएलए की टिकट चाहिए? 2 रूम में जब हम 10 जन रह सकते हैं, तो आज हम कोठी में 2 लोग क्यों? उसमें भी पता चलता है, अरे आपका बच्चा कहाँ है,
नहीं CRS में है। नरेश भाई आपका बच्चा कहाँ है? नहीं गुड सेफर में है, इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल में है। ये हमारी विडंबना है। हम दिखावे पे आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर हम बच्चे को, मैं आज राउरकेला नहीं काटामांझी की बात करूं, आप बोलेंगे यहां अच्छी स्कूल नहीं है भैया, हम बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं। अरे आप बच्चे को क्लास 2, 3, 4 में, 5 में जब अगर आप अपने घर से, परिवार से दूर भेज देंगे, वो आपके रीति रिवाज को, आपके संस्कार को कैसे जानेगा? क्या होती है गोवर्धन पूजा, क्या होता है तुलसी विवाह, वो कैसे जान पाएगा? क्या कनागल होता है, क्या नवरात्रि होती है, वो कैसे जान पाएगा? आप बताइए। उसका खान पान, रहन सहन सब अलग हो जाएंगे। इसलिए आपसे मैं आज निवेदन करता हूं, कम से कम बच्चों को क्लास 10 तक आप जहां हैं, जिस गांव में है, शहर में है, 10 क्लास से पहले बच्चों को अपने से दूर मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। आज सबसे बड़ी विडंबना क्या गई पता है आपको? हम वो आखिरी पीढ़ी है जो अपने पिता से डरते हैं, उनका आदर करते हैं, और शायद वो पहली पीढ़ी है जो अपने बच्चों से डर रहे हैं। ये निराट सत्य है, आप स्वीकार करें या नहीं करें। आप घर जाकर मेरी ये 2-4 बातें याद करना। जिस घर में मुखिया का आदर नहीं होगा, मुखिया के लिए हम ये नहीं सोचेंगे नहीं मेरा बापू गुस्सा नहीं हो जाए, आज मैं कहीं बाहर जाऊंगा, कुछ गलत आचरण करूंगा तो मेरे पिता को ठेस नहीं पहुंचे। उसका सम्मान, जब तक हम घर के मुखिया का सम्मान को सर्वोच्च नहीं रखेंगे, तब तक हमारी ना तो संस्कृति बचेगी, ना धर्म बचेगा, और ना ही हमारा यह अग्र समाज आगे बढ़ पाएगा। हम अभी ये देखते हैं हमारे घर में हमारा बच्चा नाराज ना हो जाए। माताएं, मातृशक्ति आप नाराज मत होना, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी वाइफ, हमारी बीवी नाराज ना हो जाए। मां नाराज हो जाए तो एक बार चलेगा। हम किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? हम राम के वंशज हैं, जो राम प्रभु राजपाट छोड़ दिए एक वचन के लिए, और हम कहां जा रहे हैं? मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, ये जीवन एक बार मिला है। पहले औसतन आयु 100 साल की थी, 7-8 बच्चे होते थे, एक व्यापार करता था अच्छे से, एक सुख दुख को निभाता था, एक समाज में पूरा एक्टिव रहते थे, पहले परिवार को देखते थे। आजकल क्या हो गया है? आपका सगा भाई वो अभाव में है, आपका ताऊ चाचा, आपकी सगी बहन, आपकी बुआ, आपके भाई की जो बहन है, आपकी मां की बहन, मौसी जी, वो अभाव में है। लेकिन हम जब कहीं स्टेज में गा रहे हैं तो वहां हम 5 लाख, 11 लाख, 21 लाख का योगदान देते हैं, सिर्फ इसलिए कि समाज में हमारा जय जयकार हो। नहीं, हम अग्रवंशी पहले अपने घर से प्रारंभ करेंगे, अपने परिवार को मजबूत बनाएंगे, फिर अपने समाज की बात करेंगे। हमें अपना चरित्र ऐसा बनाना है, ऐसा गठन करना है। आज सबसे ज्यादा विडंबना बलांगीर में भी एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। सम्मेलन से गोविंद जी भी वहां थे और मैं भी था, स्टेज शेयर कर रहे थे। तो मैंने वो बात कही थी, आज फिर दोहराता हूं, हर चीज की एक समय होता है, समय सीमा होती है ना हर चीज की। बचपन में खेलकूद, पढ़ाई लिखाई, युवावस्था में विवाह, व्यापार, फिर घर गृहस्थी, शादी, हर चीज की एक समय सीमा होती है। तो मैं
मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, 25 वर्ष की आयु तक आप अपने बच्चों का विवाह संपन्न करें। मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करता, बच्ची को खूब पढ़ाइए, आत्मनिर्भर बनाइए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, लेकिन जो सक्षम परिवार है, मैं फिर बोलता हूं, आप सब ध्यान देना मेरी बातों पर, जो सक्षम परिवार है वो अपनी बच्ची को कभी भी जॉब मत करवाइए, कभी भी जॉब मत करवाइए, कभी भी जॉब मत करवाइए। ये इस मंच से मेरा ऐलान है, कभी भी जॉब मत करवाइए। जब बच्ची उस तरह पढ़ लेती है, 24 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष की हो जाती है, फिर बोलती है पापा मैं जॉब करूंगी। हम 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़ महीना कमा रहे हैं और हमारी बच्ची, हमारी घर की लक्ष्मी, राजदुलारी परी, वो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख के पैकेज में कहीं जाकर नौकर साहब बनेगी? नहीं, ऐसा आप कदापि मत कीजिए। इस कारण ही जो आज हमारे नौजवान जिन्हें योग्य कन्याएं नहीं मिल रही है, इसका मूल कारण भी हम हैं, हम खुद दोषी हैं। अपनी बच्चियों से जॉब करा रहे हैं, हम उन्हें क्या संस्कार दे रहे हैं? पहले 18 साल से 20 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। कौन काला है कौन पीला है वो दादा जवान दे दिए, बापू बोल के आ गया, बेटा मैं तो 4 रुपया मिलने के लेके आ गया। कैलाश चाचा नाराज है, वो अपने समय में बहुत हैंडसम थे, चाची थोड़ी सी डल हो सकती है। 15 दिन घर में कूक काट किए, देखे घर छोड़ के जाऊंगा तो बापू के 4 बेटे हैं। ये डर रहता था पहले। इस तरीके का पहले हमारा स्वभाव था, आचरण था, और आज हम कहां जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि बच्चियों को आप बहुत पढ़ाएं, बहुत काबिल बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, लेकिन उससे यही बोले कि बेटा पढ़ाई के बाद तुझे शादी करनी है और अपने पति के घर में, अपने ससुराल में तू सीए हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उनकी रजामंदी से वहां अपना परचम लहराना है। ये होना चाहिए हमारा बच्चों के प्रति सीख। आज हम व्यापार देने वाले लोग हैं, हम नौकर साहब बनते जा रहे हैं। मेरी वाइफ बोलेगी पापा तेरे क्या करते हैं बेटा, यहाँ जमीन ले लिए, यहाँ मॉल खोल दिए, यहाँ होटल कर लिए, ये फैक्ट्री है, वो 4 फैक्ट्री में पार्टनरशिप है, 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, लेकिन क्या फायदा बेटा, मेरे को तो समय नहीं दे रहे। तू बिजनेस मत करना। हमारे घर पे ये शिक्षा दी जा रही है। क्यों भाई? आज आपको जो ठाट बाट है, जो ऐसो आराम है, आज आप जहां जाते हैं जो चाहते हैं वो हासिल करते हैं, खरीद लेते हैं। आज आपकी जो जीवनचर्या है एक महारानी की तरह है, उसको आप नहीं देखते हैं। 10-10 हजार रुपए के भी, 10-10 हजार में भी लोग यहाँ अपना घर चला रहे हैं। आप सभी, मैं मातृशक्ति को हाथ जोड़ के ये बताना चाहता हूँ। आज आप जो एक सैंडल खरीद के लाते हैं ओल्डो का ना 20,000 25,000 में, फटाक से आप 1 सेकंड में ले लेते हैं। अभी तो मांगना भी नहीं पड़ता, क्रेडिट कार्ड का सारा आईडी पासवर्ड आप लोगों के पास है, सारा फटाक से आप लोग 10 लाख 20 लाख 50 लाख की परचेजिंग कर लेते हैं। साल में एक बार आपको सोने की दुकान में जाना है, बिल हमारे पास आता है। तो आप समझिए आप क्या स्थान रखते हैं, आप कहां हैं, आपकी कोई तुलना नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। अभी नवरात्रि चल रही है, हम कन्या का पूजन करते हैं। हमारे समाज में आपको हमने कहां रखा है, आप ये देखिए। मैं यही कहना चाहूंगा, अगर हमको फिर से अगर समाज को और आगे बढ़ाना है तो
बच्चियों की शादी 25 वर्ष की आयु में ही संपन्न होनी चाहिए। उन्हें खूब पढ़ाइए, लेकिन जॉब बिल्कुल नहीं कराइए। जो संपन्न है, जो संपन्न नहीं है, वो जॉब कराइए। मैं मना नहीं करता, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो संपन्न है वो पहले शादी कराइए, तभी उनकी संपन्नता बरकरार रहेगी। आप 1 करोड़ कमा रहे हैं, आपकी बच्ची 1 लाख रुपया कमा रही है, तो आप कहां खड़े हैं? आप खुद चिंतन मंथन कीजिए। आज आपके पास कोई भाव से आता है, कोई अभाव से आता है, या कोई प्रभाव से आता है। जो भाव से आता है उसे खूब आदर सम्मान प्यार दीजिए। जो अभाव से आता है यथासंभव उसकी सहायता कीजिए, सहयोग कीजिए। और अगर आपके प्रभाव से आपके पास कोई आता है, जैसे नंदन भैया है, आज हम उनके प्रभाव से उनको हमने मुख्य अतिथि बनाया, यहाँ बुलाया, आग्रह किया। भाभी जी भी पधारे हैं, आपको भी मेरा नमस्कार। तो आज जो प्रभाव से आपके पास आता है, तो आप उस ईश्वर, उस प्रभु, उस राम जी का श्रवण कीजिए, उनको हाथ जोड़ के उनकी विनती कीजिए कि आपने मुझ पे इतनी कृपा की, मुझे उस लायक बनाया कि लोग मेरे प्रभाव में आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत से भामाशाह, हमारे नेतृत्वबिंद, हमारे सारे अध्यक्ष जो आगे चल के, मुझे पूरा यकीन है, डायनेमिक बनेंगे और मेरी बातों का असर मेरे युवा अध्यक्ष पे भी जरूर हो रहा होगा। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है, मेरी बातों को जरूर वो अपने जीवन पटल में उतारेंगे। तो मेरा यही कहना है कि हमें ये एक ही जीवन मिला है। आज हम पढ़ लिख कर, एक लड़का है और वो चल जाता है विदेश, तो मैं पूछना चाहता हूं उस माँ बाप से, उस बच्चे से, तेरा पैकेज बड़ा या मेरा देश या मेरी माँ पिता? आपको पता है बहुत से ऐसे परिवार मैंने देखे हैं जिनकी अथाह संपत्ति है, माता पिता के दाह संस्कार में भी नहीं आ पाते। ये हकीकत है। यहाँ बैठे वो भी 1-2 परिवार ऐसे देखे होंगे। ऐसा पैसा, ऐसा पैकेज, ऐसा पुत्र, मैं कहता हूं किस काम का, जो अपने माता पिता को मुखाग्नि ही ना दे सके। आप बच्चों को भेजिए, अभाव है, उन्होंने खूब पढ़ा है, खूब तरक्की की है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल में, उसको लेकिन बोलिए बेटा रहना मेरे पास है, भारतवर्ष में ही रहना है और यही कुछ भी बड़ा करना है। ऐसा हमारा सोच, ऐसी हमारी समझ होनी चाहिए, तभी जाकर हम कुछ बड़ा और कुछ सुनहरा कर पाएंगे। मैं शायद कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, और ज्यादा समय नहीं होगा, बोलना बहुत कुछ था आप लोग के बीच में। आज ओंकारमल के ट्रस्ट के देवकी नंदन भैया, गुड्डू भैया, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप समझिए मड़वाड़ी क्या है। आज हम यहाँ जो प्रोग्राम कर रहे हैं, निःशुल्क प्रोग्राम कर रहे हैं, ये मड़वाड़ी है, ये हमारी पहचान है। भैया एक बार खड़े हो जाइए, एक बार जोरदार ताली दोनों भाइयों के लिए, जोरदार ताली। आज आप देखेंगे जितने हॉस्पिटल है, धर्मशाला है, स्कूल है, कॉलेज है, कुआं है, पोखरी है, किसी ने भी बनवाए हैं, तो वो हमारे समाज ने, मड़वाड़ी समाज ने, अग्र समाज ने। ऐसा हम जहां कमाते हैं, हम अपनी कर्म भूमि को अपनी जन्मभूमि मान लेते हैं। यहाँ से कितने लोग अपने देश में जाकर धर्मशाला बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, कितने लोग गौशाला बना रहे हैं। लेकिन हम जहां रहते हैं, जहां कमाते हैं, वहीं अपनी पहचान बनाते हैं, अपने सेवा कार्य से अपने समाज का, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करते हैं। ऐसा है हमारा अग्र समाज। मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी यहाँ नौजवान आज बैठे हैं, वो
अपने माता पिता को सर्वोपरि रखें, भगवान से भी ऊपर आदर करें। आज अगर आप सच्चे दिल से उनका आदर कर लेंगे, उनका सम्मान कर लेंगे, तो मैं इस मन से कहता हूं आपको और कभी भी किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं होगी। ये मैं लिखकर अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। ये नरेश अग्रवाल का अनुभव है। मैं अपने पिता को भगवान से भी ऊपर मानता हूं। तो बस आज इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय अग्रसेन महाराज की, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ओंकारमल में पुनः एक बार आकर, क्योंकि मेरा सामाजिक जीवन तो राउरकेला में विगत 25 सालों से चल रहा है, क्योंकि मेरे बापू का खून जो दौड़ रहा है ना, उसका ही असर है। लेकिन आज इस मंच से मैं एक नाम भी और लेना चाहूंगा, आदरणीय रिंकू भैया टिटलागढ़ से। आज उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे मंच पर लेकर आए और प्रांत के अध्यक्ष बनाने में उनका और उनके टीम का बहुत सहयोग मिला। यही मेरी ताजपोशी हुई। आज किसी को पद में बैठाना आसान है, लेकिन प्रतिष्ठा और पहचान तो स्वयं बनानी पड़ती है। इसमें कोई भी रिंकू भाई, कैलाश काका या कोई भी सहयोग नहीं कर सकते। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पहचान वो आपकी कार्यकुशलता से ही बनती है। तो आज रिंकू भैया को भी स्टेज से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी जितने भी मेरे सहयोगी हैं, खासकर धीरज भाई, मेरे कार्यक्रम जब स्टार्ट हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने ही अपनी जी जान लगाकर ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया। और खासकर बजरंग भाई, मैंग भाई दोनों ही नहीं हैं, सुमित भाई, मनीष, पुष्पान भाई, बिमल, जितने नाम लूं मैं, सभी ने बहुत सहयोग किया। आज अगर मैं उड़ीसा में कुछ कर पा रहा हूं तो आप सबकी बदौलत, आप सबके प्यार, सम्मान और आदर की बदौलत। पंकज भाई बैठे हैं, बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं। मैं इन्हीं को उपाध्यक्ष बोलता हूँ। पुष्पान भाई बोले अभी मैं हूँ भैया, मैं बोला नहीं, मेरा उपाध्यक्ष तो पंकज है। ये ऐसा संबंध, ऐसा प्यार बन जाता है। तो बस बहुत बोल दिया। आप सबने इतने विनम्रता पूर्वक मुझे सुना। यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय कैलाश चाचा जी ने, पूरे समाज ने, अग्रवाल सभा ट्रस्ट ने, काटा मांझी समाज ने, और खासकर मैं हरियाणा नागरिक संघ का 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ, निवर्तमान अध्यक्ष अभी जुलाई में हुआ हूँ। मुझे लगता है ये उड़ीसा का हरियाणा है। यहाँ आकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आप सभी को पुनः एक बार मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।